गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान और तंत्रज्ञान भाग 1 का पाठ 3 देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी ली है, जिसमें मैं 2 तरह की रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताई हुई है। एक है भौतिक रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी है भौतिक अभिक्रिया और दूसरी है रासायनिक अभिक्रिया। अभी इसके बाद हमने देखा था कि कोई भी समीकरण में एक तरह बाही तरह और दाही तरह हमको 2 चीज़ें दी गई होंगी। ये हाथ पर हमारे उल्टे हाथ पर जो लिखा हुआ होता है उसको हम लोग अभिकारी पदार्थ कहते हैं, जिसको अभिक्रिया कारक भी कहेंगे या अभिकारक भी कह सकते हैं। और ये हाथ पर सीधे हाथ पर जो चीज़ें हमको दिखेंगी, जो क्रियाएं लिखी हुई होंगी, उसको हम लोग उत्पाद कह सकते हैं, उत्पाद ही कहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक समीकरण देखा था, कॉपर सल्फेट और जिंक दोनों को मिला के ये एरो यहाँ पे दिया गया है। इसके सामने आपको उत्पाद मिल रहा है, ये दोनों अभिकारक हैं, ये उत्पाद है। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट हमको यहाँ पे मिल रहा है और कॉपर जो है वो बच रहा है ना। जैसे यहाँ पे जिंक को जोड़ने के बाद कॉपर में आखिरी में बचा हुआ हमको पदार्थ मिल रहा है। ये हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखा था। अभी आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का लेखन। तो रासायनिक समीकरण का लेखन में ये चिन्ह, धन चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, ये तीर का चिन्ह यहाँ पे आ रहा है ना, जिसको हम लोग ने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कहा था। फिर इसको जस्ती के चूर्ण के साथ जोड़ा तो हमको यहाँ पे तीर के निशान के साथ जिंक सल्फेट का जलीय विलयन मिला था और तांबा बचा हुआ है। तो ये सब आपको ये पूरे पाठ में सामने में पूरे रासायनिक समीकरण का लेखन आने वाला है। ये लेखन हमको खुद लिखना आना चाहिए। पर लिखना आना चाहिए इसके लिए, जैसे कि कोई हम लोग गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलते समय हम लोग को उस गेम के नियम भी पता होने चाहिए, है ना। कि गेम के नियम में एक चौका होता है ना। चौका मारेंगे 2 रन, 1 रन चलकर निकालेंगे, छक्का भी मार सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर कैसे किस तरह से हम लोग आउट होते हैं, ये सब चीज़ें हमको क्रिकेट में समझनी पड़ती है ना। कोई समझा के देगा और जैसे जैसे हम लोग खेलने लगेंगे तो हमको उसमें और इंटरेस्ट आना चालू होता है। वैसे ही हमारा ये रासायनिक समीकरण का लेखन है, इसके भी स्टूडेंट्स कुछ नियम है, वो नियम आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पढ़ने के उपरांत आपको कुछ बातें आपको अपने आप समझ में आएंगी कि ये करना कैसे है। तो इन सबको मैंने एक शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण का लेखन। जैसे एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि वाटर। NaCl का मतलब होता है बेटा सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक भी बोलते हैं। नमक और पानी दोनों का मिश्रण करने के बाद आपको इसमें NaOH मिलेगा और HCl गैस मुक्त होगी, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल यहाँ पे आपको एक उत्पाद के फॉर्म में मिल रहा है और NaOH एक पदार्थ आपको इसके साथ दोनों मिले हुए दिखेंगे। ये अभिक्रिया कैसी बनी आपको पता है क्या? यहाँ पे मैंने और करके लिखा है, अथवा हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, NaCl और धन इनको जोड़ने के बाद H2O को मैं HH2 एटम्स यानी का अणु हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बीच में O लिखा है मैंने, तो HOH यानी H2O को HOH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तीर का निशान जैसे कि वैसे लिखा हमने। अब देखिए बेटा, यहाँ पे Na को हमने OH के साथ जोड़ा तो यहाँ पे आपको NaOH मिला और H को Cl के साथ जोड़ा तो आपको HCl मिला है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है ना। उसके कौन से पैटर्न में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये उन्हीं अणुओं में से निकाल कर आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करके इस तरह से उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे मैंने क्रिकेट के नियमों के बारे में आपको जानकारी बताई, वैसे यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में चिन्हों का क्या क्या महत्व होता है, ये सभी चिन्हों के बारे में जानकारी यहाँ पे बताई गई है। जैसे यहाँ पे ये जो तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह जो है वो रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो तीर है ये आपको क्या बता रहा है? रासायनिक अभिक्रिया बता रहा है।
फिर यहाँ पे एक धन चिन्ह है बेटा। यहाँ पे धन चिन्ह जो आता है वो ये दो या दो से अधिक पदार्थों को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे दो पदार्थों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे धन चिन्ह आएगा। यहाँ पे भी उत्पाद में भी आपको दो चिन्ह मिल रहे हैं, वो भी आपको धन चिन्ह से ही दर्शाना है कि दो अलग अलग उत्पाद आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ पदार्थ हम लोग गैस फॉर्म में लेंगे, द्रव फॉर्म में द्रव पदार्थ लेंगे या फिर ठोस पदार्थ ले सकते हैं। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड का इनिशियल जी, एल और एस कोष्टक में इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो वो आपको पदार्थों की गैसीय, द्रव और ठोस अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, पदार्थों की गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। जैसे कि कोई भी पदार्थ आप लोग को जिस भी फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है, गैस फॉर्म में लेना है या सॉलिड फॉर्म में लेना है, तो उसकी अवस्था इस तरह से हम लोग दर्शा पाएंगे। फिर बेटा ये ऊपर में एक चिन्ह दिया गया है, यह चिन्ह जो है, यह चिन्ह उत्पाद की गैसीय अवस्था दर्शाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी आने वाले रासायनिक समीकरणों में आप ऐसा एक कोई चिन्ह देखते हैं, तो यह चिन्ह आपको उत्पाद यानी कि आखिरी में जो पदार्थ निर्मित होगा, उत्पाद में आएगा, वो उसकी गैसीय अवस्था दर्शाएगा ये चिन्ह। ठीक है, याद रखिए आप लोग। ये नीचे वाला जो चिन्ह है वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोबारा उत्पाद की ठोस और अवक्षेप को दर्शाता है। मतलब जो ठोस पदार्थ बच जाएगा, है ना, उसको ये इस तरह से नीचे एरो वाले चिन्ह से दर्शाएंगे। फिर आता है बेटा, कोष्टक में AQ लिखा हुआ है। AQ यानी कि जो जलीय विलयन हमको आखिरी में मिलेगा या फिर शुरुआत में भी हम लोग ले सकते हैं, है ना, अभिकारक या उत्पाद दोनों जगह पर अगर आपके पदार्थ के सामने AQ लिखा है कोष्टक में, तो वो पदार्थ की जलीय विलयन अवस्था को दर्शाता है। और आखिरी में यह त्रिभुज वाला जो चित्र आपको यहाँ पे चिन्ह के रूप में दिख रहा है, यह चिन्ह ऊष्मा देने की क्रिया को दर्शाता है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, है ना। ये जो भाग मैंने आपको बताया, ये जो पूरा हुआ लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में दर्शाता है। तो जो ऊष्मा देने वाला जो क्रिया का चिन्ह है, ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को S यानी कि कौन सी अवस्था में है, ये है ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट लेने के बाद उसको यदि हम लोग ऊष्मा देकर, यानी उसको एक बीकर में लेकर जलाते हैं, थोड़ी ऊष्मा उसको देते हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर में CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, यह ठोस के रूप में हमको मिलेगा। नीचे जमा हुआ काला काला भाग, काला चूने की तरह वो बन के दिखेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मुक्त हो जाएगी। ये चिन्ह अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये चिन्ह आपको ऊपर की दिशा में दर्शाने वाली मतलब गैसीय अवस्था को दर्शाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये मुक्त हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जस्ती की चूर्ण की अभिक्रिया होते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, यह निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कॉपर सल्फेट को AQ लिखा हुआ है यहाँ पे कोष्टक में, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे AQ लिखा हुआ होता है तो वो पदार्थ की जलीय विलयन अवस्था दर्शाता है। जलीय विलयन अवस्था में अगर यहाँ पे ठोस रूप में जिंक यानी जस्ती का चूर्ण अगर मिलाया जाए तो आखिरी में हम लोग को जिंक सल्फेट जलीय विलयन के फॉर्म में पदार्थ के अवस्था में मिलेगा, और यहाँ पे कॉपर जमा होगा वो ठोस पदार्थ के रूप में जमा होगा, और यहाँ से उष्णता निकलती हुई आपको दिखेंगे। मतलब उस बीकर को नीचे से जहाँ पे भी आप लोग उसको टच करेंगे, नीचे से टच करके देखेंगे जहाँ पे ये क्रिया हो रही है, वो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होने लगेंगे आप लोग। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वो उष्णता आपको बता रही है कि ये बहुत हीट हो रही है उसके अंदर, जब ये उष्णता निर्मित हो रही है। यही रासायनिक समीकरण हमने उस ऊपर में भी देखा था, है ना। परंतु ये अभी जो लिखा हुआ है, यही रासायनिक अभिक्रिया ये पूरे पक्के तरीके से आपको लिख के दी गई है कि ये क्रिया इस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कभी आपको परीक्षा में ये पाठ पूछा जाता है, ये भाग पूछा जाता है, तो आप इसको अधूरा न लिखते हुए इसको
पूरे अच्छे तरीके से यदि लिखे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क इसमें मिलेंगे। ठीक है, और ये जो चिन्ह है, ये चिन्हों का उपयोग आपको हर बार करते रहना है, क्योंकि ये चिन्ह हर रासायनिक अभिक्रिया में आने वाले हैं, इसकी अवस्था वो दर्शाने वाले हैं। यह आपको उसी फॉर्म में आपको लिखना अनिवार्य होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए विशिष्ट तापमान, विशिष्ट दाब इत्यादि शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक होता है। ऐसी शर्तों को अभिक्रिया दर्शक तीर के नीचे या ऊपर दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ, एक उदाहरण दिया गया बेटा यहाँ पे, जैसे एक रासायनिक समीकरण हम लोग देखते हैं। वनस्पति तेल है ना, यहाँ पे वनस्पति तेल और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जा रहा है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको उष्णता दी जा रही है, उसको जलाया जा रहा है। तो उसके बाद जो उत्पाद हम लोग को मिल रहा है ये अभिकारक से, वो होगा बेटा वनस्पति घी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताई गई है। इसके लिए कुछ शर्तें यहाँ पे बताई गई, जैसे उदाहरणार्थ वनस्पति तेल को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया में कहीं नहीं लिखा है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति, है ना। तो ये समझना आपको कि उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर वनस्पति घी तैयार होता है। 60 डिग्री सेल्सियस पर निकेल को गर्म कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ, वनस्पति तेल को गर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ, तो आपको वनस्पति घी मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए बेटा यहाँ पे और दो नए नाम आपके सामने आने वाले हैं। यहाँ पे एक सांद्र करके लिखा हुआ है और एक तनु करके लिखा हुआ है। तो सांद्र और तनु, इन दोनों में अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा। जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट, ये दो अलग अलग शब्द है। तो कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब ये होगा कि कॉन्सनट्रेटेड यानी कि बिना पानी डाले जब कोई पदार्थ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में लेते हैं, जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कड़क होता है, गर्म होता है, उसको सांद्र कहते हैं। और ये तनु जो होता है उसमें पानी मिश्रित करके उसको ठंडे फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन एक ही प्रकार का वो पदार्थ होना चाहिए, उसी को हम लोग सांद्र और तनु के पदार्थ में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सांद्र जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यानी कड़क और हार्ड होता है। डाइल्यूट यानी कि थोड़ा हल्का, मध्यम, धीमा और तेज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता होगा कि अभिक्रिया कारक या उत्पाद के विषय में विशेष जानकारियां, उनके नाम उनके सूत्रों के नीचे दिया है। उदाहरणार्थ, तांबे की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, तांबे को हम लोगों को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है। ठीक है, तो विलयन के फॉर्म में है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, और कॉपर जो है वो हम लोगों ने, तांबा जो है वो ठोस के रूप में लिया हुआ है। दोनों को जोड़ने के बाद आपको इसमें एक विषैली नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड गैस तैयार होती हुई दिखाई देगी। विषैली नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड गैस यानी यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे गैस मिल रही है आप लोग को, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जो गैस है, और H2O यानी कि लिक्विड वाटर मिल रहा है आप लोग को, और ये कॉपर नाइट्रेट एक विलयन आपको इसमें मिलेगा। तो ये एक विषैली गैस इसमें हम लोग को मिल रही है ना। कहाँ से मिल रही है? ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। यदि हम लोगों ने इसी क्रिया में तनु नाइट्रिक अम्ल लिया है ना, 3 कॉपर के अणु हम लोग को यहाँ पे लेने हैं और तनु नाइट्रिक अम्ल इसके साथ जोड़े, तो इसमें आप लोग को अभिक्रिया करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तैयार होती हुई मिलेगी, परंतु ये विषैली नहीं होगी, है ना, इसमें, क्योंकि हमने तनु यानी कि पानी मिश्रित पदार्थ लिया हुआ है। तो इसमें भी कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है आप लोग को, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी मिल रही है और पानी भी मिल रहा है, परंतु ये जो है वो गैस विषैली नहीं होगी। तो ये सांद्र और तनु में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये देखिए कृति आपको यहाँ पे दी गई है, करके देखिए। ये कृति आपको घर में करके देखनी है बेटा। इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक परखनली लेना है, शंकु पात्र लेना है और एक तराजू लेना है ना। और ये शंकु पात्र में हम लोगों ने सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट डाला। सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद NaCl भी मिश्रित कर लिया है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों को मिश्रित कर लिया। इसके बाद ना, दोनों को रखने के बाद इसका वज़न हमने चेक किया, है ना। और ये देखिए, ये अलग अलग लिया था, ये बीकर में हमने
मतलब ये परख नली में अलग लिया था NaCl और AgNO3 सोडियम क्लोराइड अलग, ये वाला सोडियम क्लोराइड लिया है परख नली में सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 लिया हुआ है, दोनों को अलग अलग लिया है। टेक्स्ट बुक मतलब एक परख नली में जैसे दिखाया गया है वैसे, और फिर हम लोगों ने इनको इसका वज़न मेज़र किया है, मिश्रित करने के बाद इसका बाद में वज़न किया, वो दोनों क्या होता है बेटा, सामने ही एक जैसा समान हमको दिखाई देता है। तो ये है बेटा सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया। ये देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसको पहले मिश्रित नहीं करना है, अलग ही करके देखना है और इसका वज़न करना है। जब मिश्रित कर देंगे तो उसके बाद वज़न करके देखेंगे, तो दोनों का वज़न तराजू में देखने के बाद आपको एक जैसा ही दिखेगा। ये अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद हम लोग चलते बेटा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये क्यों ज़रूरी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे एक NaCl और H2O के बारे में अभिक्रिया करके बताई। दोनों पदार्थों को जोड़ने के बाद उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में आपको NaOH और HCl मिल रहा है ना। इसमें कोई भी अणु जो भी हम लोग लेंगे वो एक भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, तभी हमको ये रासायनिक अभिक्रिया बनाना आसान जाएगा, अन्यथा आपको ये समझने में कठिनाई हो सकती है। देखिए समीकरण 9 के आधार पर आगे आगे दी गई तालिका यहाँ पे है। समीकरण 9, इसमें सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 विलयन के फॉर्म में था, उसको हम लोगों ने NaCl नमक के साथ अभिक्रिया की, उसकी जो भी वो भी हमारे पास विलयन के फॉर्म में था। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको एक सफ़ेद बनकर एक पदार्थ मिल रहा है ना। और ये जो चिन्ह है, यह चिन्ह आपको उत्पाद की ठोस अवक्षेप को दर्शाता है, ठोस अवस्था को दर्शाता है। ये आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। और सोडियम नाइट्रेट हम लोग को यहाँ पे जलीय विलयन की अवस्था में मिलेगा। इस तरह से ये रिएक्शन जो है, ये मतलब अभिक्रिया जो है वो हम लोग को यहाँ पे दर्शाकर बताई गई है कि समीकरण में अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या यह उत्पाद के परमाणु के संख्या के बराबर है, ऐसा ही दिखाई देता है। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे, है ना। अभिकारक में और उत्पाद में दोनों मिलाने के बाद उत्पाद और अभिकारक की संख्या जो है वो एक जैसी अगर होती है, बराबर होती है परमाणु संख्या, तो उसको संतुलित समीकरण कहेंगे। यदि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान न हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहेंगे। और यदि हम लोगों ने दोनों पक्षों में समान संख्या नहीं दिख रही है ना, पक्षों में इधर कम है या इधर ज़्यादा हो गई, इधर ज़्यादा है तो इधर कम है तो इधर ज़्यादा हो गई, उत्पाद और अभिकारक दोनों भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं, उस तरह के समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण कहेंगे। तो देखिए बेटा, हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करने के कुछ सोपान यहाँ पे दिए गए हैं। ये सोपानों को आपको आज जो वीडियो देखेंगे उनको ध्यान से पढ़ के रखना है। एक बार आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे, है ना। ये सोपान 4 तक यहाँ पे दिए गए हैं, दिख रहे हैं आपको। ये सोपान 4 तक आपको ये पढ़ना है कि इस रिएक्शन को संतुलित कैसे किया गया। और इसके बाद एक बार आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो फिर आपको इसको अगले भाग में समझने में आसानी जाएगी। तो मेरा एक यही कहना है कि आज ये वीडियो देखने के बाद इस जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये जानकारी अपने पास नोट करके रखिए। जो भी मैंने आज आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया, लिखाया, लिख के दिया, उसके आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के सोपान ये पढ़ के रखिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसको किस तरह से संतुलित करना है वो समझा के बताऊंगा। तो टेक केयर बेटा, अपने खुद का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जो पोर्शन मैंने लिख के दिया है वो अपनी कॉपी में बराबर तरीके से लिख के रखिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।